कैसे आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है ऑनलाइन विवाद समाधान। पिछले में हम लोगों ने कस्टडियल इंटरोगेशन यानी जो हमारा हिरासत में हिंसा को लेकर था क्वेश्चन, वायलेंस इन कस्टडी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये न्यूज़ क्यों इतनी सुर्खियों में है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसको हिंदी में ऑनलाइन विवाद समाधान बोलते हैं। देखिए, अभी क्या है कि हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सहित कई नीति निर्माताओं कि में ने भारत में जो है ऑनलाइन विवाद समाधान, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तंत्र को एक प्लेटफॉर्म जो है डेवलप करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अभी है क्या, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ओडीआर वस्तुतः वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, जिसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का एक रूप है, जो विवादों के समाधान हेतु, है ना, इंटरनेट और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से वार्ता, सुलह और मध्यस्थता प्रणालियों का उपयोग करता है। ओडीआर में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है न्यायिक प्रक्रिया की पूर्वानुमान या फिर पूर्वानुमेयता, प्रेडिक्टिबिलिटी, स्थिरता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डेटा प्रबंध उपायों यानी डेटा मैनेजमेंट टूल्स को अपनाया जो है जाता है। अब ओडीआर के तहत मॉडल की अगर बात की जाए तो देखिए, ऑप्ट इन मॉडल जिसे हम बोलते हैं, इस मॉडल के अंतर्गत मध्यस्थता के चयन का विकल्प स्वैच्छित होता है ना। तो ऑप्ट आउट मॉडल जो होता है, इसके तहत कम से कम एक बार मध्यस्थता प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य होता है। और ऑप्ट, देखिए, इसके पश्चात पक्षकारों यानी पार्टीज के चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि वे या तो इस प्रक्रिया में बने रह सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं। ओडीआर के निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है, कुछ चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए, विवाद समाधान, देखिए, न्यायालय तक पहुंचने वाले विवादों को खुली, कुशल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हल करना। दूसरी कि विवाद नियंत्रण और परिवर्जन यानी अवॉइडेंस, यानी ओडीआर के माध्यम से सुविधा प्रदान करना और सुनिश्चित करना कि यह समस्या विवाद के चरण तक न पहुंचे। इस प्रकार इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है और कोई भी समस्या विवाद में परिवर्तित न हो। तो ओडीआर उन शिकायतों के लिए अधिक अनुकूल है जिनका निम्न मूल्य और उच्च परिणाम होता है ना। और तथा जो इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रयोक्ताओं के मध्य उत्पन्न होती है ना। ओडीआर के देखिए लाभ क्या है, ठीक है। तो देखिए, न्यायालय में लंबित मामलों में कमी, ये सबसे बड़ी इसकी जो है लाभ है। देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड एनजेडीजी के अनुसार उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में क्रमशः 4.56 मिलियन और 31.5 मिलियन मामले लंबित हैं। जटिल मामलों पर केंद्रित इससे अधिकाधिक विवाद न्यायालयों से बाहर ही निपटाए जा सकेंगे, जिससे न्यायालयों को जटिल या फिर लोकहित के मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने तथा सुलभ, वहनीय और समायोजित न्याय प्रदान करने की क्षमता प्राप्त होगी। तो यहीं पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें आप, तो ओडीआर को सक्षम करने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने में सुगमता, रैंकिंग में वृद्धि करने, अनुबंधों की परिवर्तनीयता को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पे मध्यस्थता के माध्यम से किसी मामले के 6 माह में निपटने की तुलना में ओडीआर के माध्यम से उसका 30 दिनों में ही निपटान किया जा सकेगा, एक अच्छी बात है। वहीं उपभोक्ता संतुष्टि भी होगी। देखिए, ओडीआर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण, बाजार में उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प है ना। पर्यावरणीय लाभ की अगर बात की जाए तो ओडीआर ने एक इलेक्ट्रॉनिक कक्ष में ही जो हम बोल सकते हैं ये कार्रवाइयों के संपादन को संभव बनाया है, जिसके कारण आवागमन से संबंधित कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। ओडीआर उन कंपनियों के लिए अधिक सुलभ, पारदर्शी और त्वरित विकल्प प्रदान करता है जिनके कारोबार ऑनलाइन संपादन किए गए हैं और कम मूल्य वाले लेन देन से संबंधित हैं, क्योंकि वर्तमान में अत्यधिक संख्या में भारतीयों द्वारा ऑनलाइन लेन देन संपादित किया जा रहा है। अतः ओडीआर के लिए उपयुक्त समय है ना। तो वह शिकायतों के समाधान हेतु एक सरलीकृत तंत्र के रूप में स्वीकार प्राप्त करें। तो ओडीआर की सीमाएं की अगर हम बात करें तो भारत में ओडीआर के व्यापक रूप से अंगीकरण में हाई स्पीड इंटरनेट, नवीनतम ऑडियो और वीडियो उपकरण आदि जैसे तकनीकी अवरोध सहित अवसंरचनात्मक, जिसे बोल सकते हैं, मुद्दे बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब एक चीज बड़ा समझने वाली बात है कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र जो है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन,
ओडीआर भी निश्चित प्रकार के विवादों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है उसके मुकाबले, जैसे क्षतिपूर्ति, जो अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में ही देय हो सकती है। ठीक है, वहीं पर परिक्रियात्मक मुद्दे अगर आप ध्यान दें तो उदाहरणार्थ कुछ मामलों में अन्वेषण, पूछताछ, गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग और क्रॉस पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से संपादित करना कठिन हो सकता है। ऑनलाइन निर्णयों को लागू करने में कठिनाई, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सामान्यतः आदेश निष्पादन अपील के अधीन होते हैं। ठीक है जी, और इससे निष्पादन प्रक्रिया में विलंब उत्पन्न होता है। वहीं अगर आप अलग अलग और चुनौतियों की बात करें तो जिसमें साइबर खतरों में वृद्धि के कारण गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का मुद्दा, डिजिटल साक्षरता का अभाव, पर्याप्त मध्यस्थों का अभाव और उपभोक्ताओं के मध्य विश्वास का निर्माण आदि जो है इसमें आ जाता है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ओडीआर स्टेप्स अगर आप थोड़ी सी ध्यान दें कि ओडीआर का स्टेप क्या होता है तो आपको थोड़ा मालूम चलेगा। देखिए, पहले तो होता है कि भाई वन पार्टी अप्रोच ओडीआर फर्म, एक पार्टी दूसरे मतलब जो है ओडीआर फर्म को और ओडीआर को जो है अप्रोच करती है, उससे संपर्क करती है। तो फर्म जो है वो फर्म कहाँ जाती है, दूसरे पार्टी के पास संपर्क करती है। अब दोनों पार्टी अगर एग्री हो जाते हैं, जो रूल होगा, जो कानून का जो मतलब जो जस्टिफिकेशन आएगा कानून के अनुसार, तो फिर आर्बिट्रेटर जो एक अपॉइंट किया जाता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपॉइंट किया जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम स्टैम्प्ड इंटीमेशन सेंट जो है भेज दिया जाता है कि आप लोग इस समय तक यहाँ पे कोर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, आपको उस समय तक आपको इसका आपके जो विवाद है उसका जो है सुनवाई किया जाएगा। फिर इसके बाद इंटरेक्शन किया जाता है, ऑनलाइन या फिर फ़ोन से इंटरेक्शन, बातचीत की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद और जो कानून जो जस्टिफिकेशन न्यायिक प्रक्रिया है वो 1 महीने के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो डिस्प्यूट, निगोशिएट, कंप्रोमाइज, एग्री और रिसॉल्व लास्ट में। वहीं इसके तरीके क्या और उपाय हो सकते हैं, देखिए आप इसकी अगर बात करें ना वैश्विक स्तर पे, मैं पहले ओडीआर अक्रॉस द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, यानी अलग अलग विश्व वैश्विक स्तर पे ओडीआर का क्या, यानी ओडीआर का क्या हाल है। देखिए, अमेरिका में ई कॉमर्स कंपनियों ने वर्ष 2000 के पूर्वार्ध में ओडीआर का अनावरण किया और यहाँ के न्यायालयों ने ओडीआर को प्रथम उपाय के रूप में अधिदेशित किया। यूरोपीय संघ भी सभी ऑनलाइन व्यापारियों और यूरोपीय संघ के ओडीआर प्लेटफॉर्म से संबंध होना अनिवार्य वहाँ पे कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में ओडीआर के तहत मध्यस्थता वाले मामलों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो इसके कुछ और आगे की राह हम लोग क्या बोल सकते हैं जो वे फॉरवर्ड है। देखिए, लोक अदालतों को ऑनलाइन लोक अदालत के संचालन हेतु ओडीआर प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को ओडीआर संस्थानों के साथ संलग्न होने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। वहीं वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत न्यायालय द्वारा अधिदेशित मध्यस्थता को भारतीय समाज तक अधिक सुसंगत पहुंचाने के लिए ओडीआर प्लेटफॉर्मों पर आयोजित किया जा सकता है। एक सुदृढ़ ओडीआर मंच विकसित करने के लिए निजी अभियंताओं को शामिल करना चाहिए तथा यह मंच विवादों के समाधान के लिए सुलभ पहुंच, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और मितव्ययी और कुशल होना चाहिए। ओडीआर के लाभों के बारे में अधिवक्ता समुदाय और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता सृजित करना आवश्यक है। विधिक समुदाय के मध्य यह समझ विकसित करना कि यह किस प्रकार उनके लिए आगे बढ़ने का एक अवसर हो सकता है तथा इसे न्यायिक पेशेवरों के लिए खतरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अगला हमारा है 5th एनिवर्सरी है अर्बन मिशन का, इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, देखिए शहरी मिशनों की 5वीं वर्षगांठ, इस बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 3 प्रमुख शहरी मिशनों की 5वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन। अब समझना बड़े डिटेल से क्या है। देखिए, अर्बन मिशन के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेंगे, है ना, ये क्या है। देखिए, अभी हुआ क्या है कि इन शहरी मिशनों के बारे में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले हमें योजना के बारे में जानना होगा। पहला योजना क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, जो PMAU जिसको बोला जाता है अर्बन मिशन को लेकर। देखिए, इस योजना के बारे में जानिए। देखिए, इस योजना का उद्देश्य सभी के लिए निवास
कि विजन के साथ वर्ष 2022 तक शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। और पात्र लाभार्थी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको, निम्न आय समूह वाले को, मध्य आय समूह वाले को, है ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए, यानी एलआईसी के लिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए 3 से 6 लाख और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 6 से 18 लाख रुपए है। अच्छा, इसमें प्रमुख पहल और उपलब्धियां क्या? देखिए, 4000 से अधिक शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है और 1.5 करोड़ मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कच्चे मालों की आपूर्ति एवं तैयार मकानों की बिक्री की व्यवस्था के माध्यम से लगभग 1.65 करोड़ नागरिकों के लिए रोजगार सृजित हुए हैं। श्रमिकों, शहरी निर्धनों, अतिथि आदि जो सहित इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप श्रेणियों के सदस्यों को जीवन यापन की सुगमता प्रदान करने के लिए किफ़ायती किराए के आवासीय परिसरों को एक उप मिशन के रूप में आरंभ किया गया है। वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती यानी भारत के तहत 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं लागू की जा रही है। जीएचटीसी का लक्ष्य विश्व भर की संधारणीय और आपदा प्रत्यास्थ को भी लेकर ध्यान में किया जा रहा है। वहीं अगर चुनौतियों और मुख्य मुद्दों की बात की जाए, पीएमएवाई में यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी वाला है, उसमें मांग के अनुसार 1.12 करोड़ मकानों में से केवल 34.4 लाख, लगभग 30% ही पूर्ण हुए हैं। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के बजाय अन्य राज्यों में 85% से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं। अल्प वित्त पोषण की बात की जाए तो 6.37 लाख करोड़ रुपए के कुल स्वीकृति निवेश में से अब तक केवल 72,000 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए हैं। भूमि की अनुपलब्धता और शहरी क्षेत्रों में उच्च निर्माण लागत एवं अन्य मुद्दे इस योजना की प्रगति के अवरुद्ध कर रहे हैं, है ना। तो ये है, साथ ही साथ एक और है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इस बारे में देखिए, इस योजना के बारे में समझिए। देखिए, इस मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क में सुधार, बच्चों और दिव्यांगजनों के अनुकूल, है ना, और अनुकूल हम बोल सकते हैं, हरित क्षेत्रों और पार्कों के विकसित करना, तूफान के समय जल निकासी में सुधार और गैर मोटर चालित शहरी परिवहन की सुनिश्चित करना है। और इस मिशन के अंतर्गत 500 शहरों को शामिल किया गया है ना। दूसरी ओर इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी उपलब्धता क्या अचीवमेंट, देखिए, इस मिशन के प्रारंभ होने के पश्चात से 79 यानी 79 लाख पेयजल नल कनेक्शन, है ना, लाख सीवरेज एवं सेप्टेज यानी के नए कनेक्शन और 75 लाख सीवरेज एवं सेप्टेज कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम को भवन निर्माण की योजनाओं के अनुमोदन के लिए समग्र समय को कम करने के उद्देश्य से 444 अमृत शहरों में लागू किया गया है, जो एक निर्बाधित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। 1 रुपये प्रति लीटर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं, जो लोगों को 24 घंटा 7 दिन जल उपलब्ध कराएंगे। विभिन्न राज्यों में मल गाद और सेप्टेज उपचार के लिए कम लागत वाले विकल्प के रूप में मल गाद उपचार जो है संयंत्र स्थापित किए गए हैं, है ना। सभी भारतीय शहरों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 76 लाख स्ट्रीट लाइटों को हटाकर ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं। अब देखिए, ये आपको समझना है कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ में, इस सेक्टर में करने की, क्या चीज़ की ज़रूरत है, चुनौतियाँ क्या हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं। देखिए, अपूरित लक्ष्य पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन के प्राथमिक सरोकार की बजाय हरित क्षेत्र आवरण और पार्कों की परियोजनाएं अधिक कार्यान्वित की जा रही हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को सुदृढ़ करके शहरी स्थानीय निकायों को कार्य और वित्त में असंतुलन को समाप्त करने की आवश्यकता है। वहीं अगर आप स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसकी देखिए, इसके बारे में आप जानिए कि इस मिशन के शुरुआत से ऐसे शहरों को निर्माण, अगर हम बात करें, है ना, ऐसे शहरों को निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जो कोर अवसंरचना तथा अपने निवासियों को उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के स्मार्ट साधन उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य एक स्वच्छ एवं असंधारणीय पर्यावरण और स्मार्ट कराधान समाधानों को भी उपलब्ध कराना है। देखिए, इसका कवरेज क्या है, 100 शहर मिशन के तहत रणनीतियों एशिया में क्षेत्र आधारित विकास के रणनीतिक घटक हैं। शहर में सुधार, रेट्रोफिटिंग, शहर नवीनीकरण, पुनर्विकास और शहर विस्तार, ग्रीनफील्ड विकास, शहर व्यापी पहल, शहर के बृहद हिस्सों को कवर करने के लिए स्मार्ट समाधान लागू किए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग इसके बात करें
इसमें उपलब्धियां क्या है? देखिए, 2 लाख करोड़ रुपए की 5,151 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित एकीकृत कमार और नियंत्रण केंद्र ने इन शहरों को कोविड-19 से निपटने में काफ़ी सहायता प्रदान की है। वहीं अगर एसीएम म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से वित्त संग्रहण करने में शहरों को सहायता प्रदान कर रहा है। स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट रोड्स जो सभी मार्गों तक सुरक्षित पहुंच के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करती है। स्मार्ट और ऊर्जा, जैसा कि एसीएम के लिए आवश्यक है, शहरों में कम से कम 10% ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होनी चाहिए। कम से कम 80% इमारतें ऊर्जा दक्ष एवं ग्रीन होनी चाहिए। स्मार्ट जल यानी प्रदर्शन आधारित प्रबंधन अनुदानों के माध्यम से 24 घंटा 7 दिन जलापूर्ति सुनिश्चित की जाती है। तो इसकी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, परियोजनाओं का कार्यान्वयन लक्ष्य से कम है। अभी तक लगभग 30% परियोजनाएं ही पूर्ण हुई है स्मार्ट सिटी मिशन में। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर थी। संविधान, राजनीतिक और संविधान से जून महीने का, कल हम लोग जुलाई महीने का इसी टॉपिक, इसी सेक्शन को कवर करेंगे। यानी 3 तारीख तक हमारा दिसंबर तक पॉलिटी वाला कवर हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।